नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो अभी इस समय चैप्टर चल रहा है यूरोप में शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा का इतिहास। हमने 3 देशों में देखा किस प्रकार से डेवलप हुआ, खास करके यूरोप के 3 देशों में। पहले हमने यूनान में, फिर उसके बाद रोम में शारीरिक शिक्षा देखा, फिर हमने देखा जर्मनी में शारीरिक शिक्षा। आज हम लोग दो को कवर करेंगे दोस्तों, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ स्वीडन में दो लोगों को देखना है, डेनमार्क में दो लोगों को देखना है। स्वीडन में पर हेनरिक लिंग और जालमर लिंग को देखना है, और डेनमार्क में फ्रेंच नेशगल और नील पक को देखना है। दोस्तों, जहां से सवाल आ सकता है बाकायदे उसी को कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे जगह से टच करेंगे जहां से सवाल छटकने का, भागने का कोई संभावना न रह जाए। दोस्तों, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने वो तीनों देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से जब सवाल आते हैं तो लोगों का सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, बात चलते हैं, पहले हम लोग डेनमार्क और स्वीडन को देखते हैं। दोस्तों, बार बार चूंकि यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो देख रहा है उसको पता है कि जीके का क्लास भी लगता है बाकायदे, और मैं मैथ के बिना कोई भी जीके नहीं पढ़ाता हूँ, तो कई बार ही चर्चा हो चुका है। फिर भी यहाँ पर ये सोच के कर रहा हूँ कि हो सकता है यही वीडियो कोई पहली बार देख रहा हो। ठीक है, तो ये यूरोप का मैप है। 7 महाद्वीप हमारे दुनिया में, हमारे इस भूगर्भ पर 7 महाद्वीप है, 7 खंडों में बटा हुआ है जहां पर इंसान रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हम लोग यूरोप को देखते हैं। देखिए इधर ये फ्रांस, जर्मनी, हमने जर्मनी का इतिहास देख लिया। हमने इधर ये यूनान का इतिहास देख लिया। देखिए ये यूनान ग्रीस है, हमने ग्रीस का इतिहास देख लिया। हमने जर्मनी का इतिहास देख लिया, और हमने इटली रोम का इतिहास देख लिया। 3 को देख लिया दोस्तों। ये तीनों देखिए, इटली, ये रोम, और ये यूनान ग्रीस, और ये जर्मनी। आज हम लोग देखेंगे स्वीडन। देखिए ये स्वीडन का हो, और ये डेनमार्क। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, पांचों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। माने आपका एक तैयार हो जाए ठीक है क्लास। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये देखिए पूरा आइसलैंड एकदम द्वीप आइलैंड है। इन पांचों को मिला के स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कितने हैं? 5 देश हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं दिया जाता है। देखिए पांचों, मैं बार बार बोलता हूँ, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ, और यहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है 10 दिसंबर को, विश्व मानवाधिकार दिवस पर हर वर्ष दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये पांचों देश दोस्तों ऐसे देश हैं कि हर मामले में दुनिया में टॉप क्लास पे। हर मामले में जितने भी कैटेगरीज आती हैं, जितना भी सूचकांक आता है, लगभग लगभग सब में यही आगे पीछे करके पहला, दूसरा, तीसरा स्थान रहते हैं। बेहतरीन रहन सहन, बेहतरीन पैसे वाले, बेहतरीन एजुकेशन, दुनिया का सबसे एजुकेटेड कंट्री स्वीडन और ये फिनलैंड है, नॉर्वे है। स्वीडन में तो सबसे ज्यादा शिक्षा। ठीक है, हमारी मारा रहती है कि 2 साल 3 साल में एडमिशन करा रहे हैं, हम कितने जल्दी भर दें अपने स्कूल में, LKG, UKG, पता नहीं कौन सा KG, क्या क्या KG। अब तो नॉर्मल प्ले ग्राउंड PG आ गया दुनिया भर के, यहाँ पर 7-8 साल में पहली बार भेजते हैं। और इतना ट्रेंड माइंड उस समय तक रहता है, 7 साल का बच्चा एकदम इतना ट्रेंड रहता है कि जो चीज हम लोग 2-4 साल में सीखते हैं, गिनती पहाड़ा, ABCD, नॉर्मल में जब तुरंत सीख का एकदम सीख के मेच्योरिटी लेवल इतनी अच्छी रहती है, वहां पर तुरंत उनको तैयार हो जाता है। एक ही साल में उनका नंबर सिस्टम, मतलब नंबर बने, गिनतियां, पहाड़े और लेटर्स, सब कुछ क्लियर, जबरदस्त। आज हम यहाँ का देखेंगे स्वीडन। स्वीडन में दोस्तों 2 ही हुए। एक तो हुए पर हेनरिक लिंग, पर हेनरिक लिंग। ठीक है, ये 1776 से 1839 तक, 1839 दोस्तों, 1839 इसलिए याद किया था क्योंकि इन्हीं के याद में इनके बेटे जो जालमर लिंग थे, जालमर लिंग, अभी तक दोस्तों जितना भी बार आपको मैंने पढ़ाया है,
पहली बार तो मैंने इसको ध्यान से देखा, नहीं तो इनको जामलरलिंग जब मैं अपने शैक्षिक पीरियड में था तब भी इसको जामलरलिंग ही पढ़ता था। जालमरलिंग है, जालमरलिंग, पर हेनरिक लिंग, जालमरलिंग, ठीक है। इन्होंने लिंग यार्ड दोनों स्टॉकहोम में शुरू करवाया था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। हम लोग पढ़ते हैं स्वीडन में 2 और डेनमार्क में 2 है, फ्रेंच नेशगाल और नील्स बक, ठीक है, ये दोनों। बस यहां से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या सिस्टम है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पर हेनरिक लिंग दोस्तों के बारे में जान लेते हैं। पर हेनरिक लिंग, पहली बात, घुमक्कड़ टाइप थे ये, कई संतानों में एक संतान थे, कई 14-15 बच्चों में ये थे। तो ये केवल एक जगह नहीं रहते थे, स्वीडन में पैदा हुए, लेकिन ये पूरे यूरोप को भ्रमण करते थे, थोड़ा सा मस्ती करते थे, खूब नॉलेज लेना चाहते थे, खास करके फिजिकल एक्सरसाइज को ज्यादा पसंद करते थे, माने शारीरिक सौष्ठव ताकत को ये थोड़ा ज्यादा मान्यता देते थे। तो घूमते घूमते फ्रांस में इनका मन लग गया। फ्रांस में उन्होंने देखा फेंसिंग बड़ी बढ़िया सिखाई जा रही है, तलवारबाजी बढ़िया सिखाई जा रही है, तो वो तलवारबाजी सीखने लगे। कई साल सीखा उन्होंने, अच्छा खासा ट्रेनिंग लिया, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि लक्ष्मीबाई वाला सिस्टम नहीं था ना। हमारे भारत की महान मर्दानी लक्ष्मीबाई जब भासती थी ना, 8-8 घंटे तलवार, तो उनका कलाई क्या था रहा होगा और कितनी ताकत रही होगी। ये बेचारे अच्छे थे पनहरिक लिंग, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कुछ गठिया उठिया रोग हो गया, ज्यादा भासते भासते कुछ आर्थिक समस्या आ गई, वहां से चले आए। और फिर उसके बाद अपने स्वीडन में लुंड यूनिवर्सिटी में वो आकर के लगभग 8 वर्ष तक दोस्तों, यूनिवर्सिटी जनरली लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई होती है, तो वहां के जन्मदाता ये माने जाते हैं स्वीडन में, शारीरिक शिक्षा के जन्मदाता पितामह जो कहिए, पर हेनरिक लिंग को माना जाता है। इन्होंने उस 8 वर्ष वहां पर फेंसिंग सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, और बताया तलवारबाजी से न केवल कलाई मजबूत होती है, इरादे भी बहुत मजबूत होते हैं। मतलब उन्होंने फेंसिंग सिखाया, फेंसिंग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। जैसे अभी हमारा मन कर रहा है कि नहीं मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाऊं, मैंने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया है, मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाऊं, के माध्यम से बहुत से ऐसी चीजें आ सकती है उसमें। आपको मार्शल आर्ट मतलब आधा योगा है, योगा ही पूरा लगभग मार्शल आर्ट है। अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे स्टमक को, पैर को, थाई को, आर्म्स को, जितने भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादातर उसमें जितने एक्सरसाइज है सब योगा किया है। इसी प्रकार इन्होंने तलवारबाजी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया। लुंड यूनिवर्सिटी में स्वीडन का जितना चीजें हुई है ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ज्यादातर होता था, राजधानी केंद्र बिंदु होता है हर चीज का, इसीलिए वहीं पर ज्यादा होता है। इन्होंने 4 प्रकार के, अच्छा सबसे बड़ी बात की बड़े खुश नहीं थे, तलवारबाजी तो सिखा रहे थे, और भी चीजें सिखा रहे थे, जिम्नास्टिक सिखा रहे थे, लेकिन वहां के जो स्वीडन का जिम्नास्टिक सिस्टम था वो मजा नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लगा कि सुधार की जरूरत है। उन्होंने 4 कैटेगरी में जिम्नास्टिक को बांटा, 4 अलग अलग कैटेगरी में सिखाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, पहला एजुकेशनल जिम्नास्टिक, ठीक है, एजुकेशनल जिम्नास्टिक। दूसरा मिलिट्री जिम्नास्टिक, ठीक है। तीसरा मेडिकल जिम्नास्टिक, और चौथा ऑस्थेटिक जिम्नास्टिक। पहले इंग्लिश में जान लीजिए, फिर हिंदी में बताता हूँ। एजुकेशनल माने शैक्षिक जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक समझिए रहे, मेडिकल माने चिकित्सा संबंधी जिम्नास्टिक, और एस्थेटिक माने सौंदर्य शास्त्रीय संबंधी जिम्नास्टिक, है ना। 4 प्रकार के इन्होंने जिम्नास्टिक को बांट दिया, अलग अलग कैटेगरी कर दिया उसमें सुधार लाने के लिए, क्योंकि वहां के लुंड यूनिवर्सिटी में थे जहां वहां तो फेंसिंग वगैरह तलवारबाजी सिखाते थे, लेकिन और जगह जो उन्होंने सिस्टम देखा जिम्नास्टिक का, उनको मजा नहीं आया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं कुछ इन्वेंशन करता हूँ, आविष्कार करता हूँ। इन्होंने ये बताया एजुकेशनल माने यहाँ पर मेन था बैलेंस, उन्होंने बैलेंस, अब चूंकि जिम्नास्टिक में अगर बैलेंस नहीं है, सोचिए पैरेलल बार क्या, बैलेंसिंग बीम पर आप कौन सा बैलेंस कर पाएंगे, बैलेंसिंग बीम जो उसका पार्ट होता है जिम्नास्टिक का, और जिम्नास्ट में बैलेंस ही मेन है, एक ही उंगली पर पता नहीं कितना कितना करतब दिखाते हैं। तो एजुकेशनल जिम्नास्टिक में इन्होंने पहले ये बताया कि आप लोग पहले बैलेंस करना। मिलिट्री में इन्होंने ताकत के लिए बताया, स्ट्रेंथ के लिए,
ऐसा जिम्नास्टिक का एक्सरसाइज तैयार किया जिसमें बहुत ताकत हो, फुर्ती के साथ साथ, चूंकि जिम्नास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फुर्ती तो जबरदस्त होता है लेकिन फुर्ती के साथ साथ ताकत भी हो, वो जिम्नास्टिक बनाया मिलिट्री। मेडिकल दोस्तों ऐसा बनाया, इस टाइप का जिम्नास्टिक हो, इस टाइप का तोड़ मरोड़ हो शरीर का, लगभग जितने हमारे शरीर में रोग हो या रोग आने की संभावना वो हो ही नहीं, खत्म हो जाए, बिल्कुल हो जाए, योगा टाइप का बना दिया। तो मेडिकल जिम्नास्टिक बना दिया, अलग अलग कैटेगरी कर दिया दोस्तों। मेडिकल जिम्नास्टिक मतलब ऐसे जिम्नास्टिक जिसमें कोई रोग ना हो, अगर होने की हो गया हो तो ठीक हो जाए, मतलब उसको चिकित्सा शास्त्री में बना दिया उसको। और एस्थेटिक माने सौंदर्य शास्त्री, ये मनोरंजन के लिए था, लड़कियां करती थी, और चूंकि ब्यूटी क्वीन लोग ज़्यादा करते हैं, आपने देखा होगा जिम्नास्टिक में। तो सौंदर्य शास्त्री जिम्नास्टिक, एस्थेटिक जिम्नास्टिक, एस्थेटिक माने देखने लायक, मनोरंजन करने लायक, अच्छा, तो इंटरटेनमेंट के लिए ये हो गया एस्थेटिक जिम्नास्टिक, ठीक है। एजुकेशनल, मिलिट्री, मेडिकल, एस्थेटिक, कई बार पेपर में आया हुआ दोस्तों कि पर हेनरिक लिंग के जिम्नास्टिक में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हमारा जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो चलिए, अब देखिए रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इन्होंने स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन्होंने बनाया, कब? 1814 में स्टॉकहोम में। कौन कौन? रॉयल माने राजकीय, राजशाही जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया स्टॉकहोम में 1814 में। सबसे बड़ी चीज फार्म गिविंग मूवमेंट, देखिए एक इन्होंने आंदोलन चलाया, किसके लिए? पहली बात ताकत के लिए, ताकत के लिए ऐसा एक्सरसाइज करो कि जिससे स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, और दूसरे गलत एक्सरसाइज, गलत व्यायाम ना हो पाए। ध्यान दीजिएगा, योगा में हमको सिखाया जाता है बार बार, अगर योगा आप गलत करते हो तो जितना फायदा उससे ज्यादा नुकसान है। योगा में गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप पता चला कि भस्त्रिका प्राणायाम में सांस छोड़ने की जगह सांस ले रहे हैं, पता चला वाह्य प्राणायाम में आप उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और ये पवन मुक्तासन में आप सांस छोड़ने की जगह आप सांस ले रहे हैं। अर्ध मत्स्यंगासन में ऊट पटांग का अगर जगह आपने कर दिया, दबाव पड़ गया तो वो और नुकसान करेगा। अगर आप कुंजल क्रिया कर रहे हैं, पानी भर करके यहाँ पर फिर फेंक रहे हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, पानी रुक गया, वो कच्ची डकार वगैरह, मतलब इसी प्रकार यहाँ पर कुछ गलत एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने फॉर्म गिविंग मूवमेंट चलाया, ठीक है। फॉर्म गिविंग मूवमेंट दोस्तों सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। और इनका बुक था जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक, ठीक है, वेरी सिंपल बुक। जनरल प्रिंसिपल, एक सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जिम्नास्टिक, सब जिम्नास्टिक के ही मास्टर थे। हाँ, आप जब भी पढ़ते हैं ज्यादातर जिम्नास्टिक को ही पढ़ते हैं। फादर ऑफ मसाज, क्या बात है, फादर ऑफ मसाज माने मसाज, मालिश के क्या कहे जाते हैं? पर हेनरी सिंह। कहीं कहीं अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमारे देश में होता है दोस्तों, आपने देखा होगा पहलवानों को जितना खिलाया जाता है, जितना पिलाया जाता है दूध वगैरह, उससे ज्यादा मालिश किया जाता है। आजकल तो नए नए स्पा सेंटर चल रहे हैं, मालिश के नए नए तरीके, या अयासी का एक अड्डा होता जा रहा है स्पा सेंटर। लेकिन हमारे देश में तब भी और आज भी पहलवानों को जो एक एक पौवा, आधा आधा लीटर, एक एक लीटर तेल, भैया इन्होंने सोख लिया आधा लीटर, इन्होंने सोख लिया एक पाव, जितना तेल सोखते हैं मतलब आपका शरीर उतना ही मजबूत हो रहा है। मालिश कर करके रगड़ घिस के एक एक अंग पर उस मांसपेशियों को पत्थर की तरह मजबूत बनाया जाता है और जाता था। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, मालिश से स्नायु तंत्र बड़ी मजबूत हो रही है, रक्त वाहिनियां माने हमारे ब्लड सर्कुलेशन बड़ा तेज चल रहा है। आप भी आजमा के देख लीजिए दोस्तों, नहाइए चाहे मत नहाइए, लेकिन बढ़िया मालिश करिए, आपका शरीर एकदम रहेगा, मस्त रहेगा। फादर ऑफ मसाज किसको कहा गया? माने मसाज को इन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज का एक अंग बनाया, पर हेनरिक लिंग। तो पर हेनरिक लिंग, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इनके बेटे जालमर लिंग, जालमर लिंग, ठीक है, तक मैं बोलता था जामलर लिंग, जालमर लिंग है ये, इनके बेटे थे। इन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी का इतना नाम था, इन्होंने स्वीडन में क्रांति जगाई फिजिकल एजुकेशन में, तो हम भी इनके लिए कुछ करते हैं। ये 1839 में मरे थे ये, पर हेनरिक लिंग। तो इनके 100वें बरसी पर 1939 जिस साल हमारा प्रथम सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होने जा रहा था, हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा था, माने हो गया था इस साल इन्होंने
प्रथम लिंग यार्ड बनाया अपने बाप के याद में, अपनी बाप की बरसी पर इन्होंने, बाप कहना थोड़ा सा गलत लग रहा है लेकिन पिताजी के अपने सम्मान में उन्होंने प्रथम लिंग यार्ड बनाया और बहुत से देशों को इनवाइट किया, जिसमें डेनमार्क भी आता है, जर्मनी भी आता है ना, और स्वीडन तो था ही, माने कई देश, यूरोपियन कई कंट्री आती है, ठीक है, आते हैं, अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं था दोस्तों। जो प्रथम लिंग यार्ड था, दूसरा भी लिंग यार्ड जो था, लोगों को बुलाया गया। जैसे होता नहीं कि हम लोग किसी याद में कोई कोई टूर्नामेंट करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो कंपटीशन करते हैं, बट यहाँ कंपटीशन नहीं था भैया, आप लोग आइए और हमारे पिताजी की याद में ये चीज़ दिखाइए। कुछ देश शामिल हुए थे, यूरोपियन कंट्री शामिल हुए थे और उन्होंने अपना अपना दम खम दिखाया प्रथम लिंग यार्ड में। हमारा भारत शामिल नहीं था, यूरोपियन कंट्री शामिल थे, ठीक है, यूरोपियन कंट्री शामिल थे। और डेनमार्क था, जर्मनी था, स्वीडन था, नीदरलैंड भी था, तो ये लोग थे अपना आकर अपना दिखाए, जलवा दिखाए। असली मशहूर तब होता है दोस्तों जब 1939 में ये पहला हुआ था प्रथम लिंग यार्ड, और दूसरा 1949 में। देखो 1949 में दूसरा लिंग यार्ड हुआ था, ठीक है, वहीं पर हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला हुआ था, दूसरा भी हुआ। लेकिन यहाँ पर एक उल्लेखनीय चीज ये हुआ, HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, यहाँ अंबादास वैद्य और अनंतनाथ वैद्य, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 14 में अमरावती बंबई में महाराष्ट्र में यह एक संस्था खुली। जानिए कि ये हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला ये भीष्म पितामह संस्था है ये, अमरावती, ठीक है। 1914 में दोस्तों भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ने वाले राजगुरु यहाँ पर पड़े थे। कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर आजाद जब अपनी छिपने वाली अवस्था में थे, कभी जयशंकर प्रसाद के घर में रुके थे, जब उसमें धरपकड़ चल रहा था, उन्होंने कहा था कि जीते जीते मुझे कोई कैद कर नहीं सकता। उस समय इधर उधर छिप रहे थे, तो यहाँ पर भी आए थे, कुछ दिन छिप के रहे थे। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी लगी थी, तो उसमें राजगुरु साहब यहाँ पर आकर शिक्षा लिए थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूट्स में। तो ये भाग लिया HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने 1949 के दूसरे लिंग यार्ड में भाग लिया था। और मलखम दोस्तों, मलखम और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम, माने सांस्कृतिक कार्यक्रम समझ सकते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। मेन हम फोकस करेंगे मलखम पर। इन्होंने अमरावती वाले HBPM के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के स्टूडेंट्स द्वारा जो मलखम का जो प्रदर्शन किया गया था ना, अरे वाह वाह हो गया था पूरा। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लाजवाब किया था। तो द्वितीय लिंग यार्ड में दोस्तों HBPM प्रदर्शन दिखाई, तो इसलिए ज्यादा मशहूर है, हमको इसलिए ज्यादा याद रखना है क्योंकि हमारा HBPM वहां पर पार्ट ली थी। और सबसे पहले 1936 का बर्लिन ओलंपिक दोस्तों, मैं सैकड़ों बार इसका चर्चा कर चुका हूँ। इसी बर्लिन ओलंपिक में हिटलर हमसे नाराज हुआ था, हॉकी में हमने तीसरा गोल्ड मेडल लिया था। ओलंपिक में जेसी एवेंस को मेडल देने से इनकार कर दिया था हिटलर ने, जो कि पहले अश्वेत अमेरिकन खिलाड़ी थे, 4 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला, विश्व का पहला आदमी, 4 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में, जेसी एवेंस, बड़ा नाम। और उसी में हमारे ये HBPM यहाँ भी गए थे 1936 में। इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था, तो हिटलर ने बड़ा इनाम उनाम दिया था, बड़ा खुश हो गया था। HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, तो पहले 36 में आ गए, 39 में 49 में यहाँ आ गए, ठीक है। तो इन्होंने भाग लिया था द्वितीय लिंग यार्ड में। कब हुआ था? 1949 में। प्रथम कब हुआ? 1939 में, ठीक है। और ये भी एक प्रदर्शनी मैच था, ये भी प्रदर्शनी था, कोई कंपटीशन नहीं था कि पहला स्थान आया, दूसरा स्थान आया, तीसरा। प्रदर्शन मैच था, ठीक, अपने पिताजी के सम्मान में। सेट ड्रिल दोस्तों, इनकी खासियत है कि इन्होंने 2000 जिम्नास्टिक के एक्टिविटीज को, जैसे मान लीजिए अगर आप जिम्नास्टिक का कला दिखा रहे हैं लोग, आप फोटो खींच रहे हैं, सोचिए कितना फोटो क्लिक 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 क्लिक, हर एक एंगल का अजब अजब, रिदमिकल जिम्नास्टिक, स्टैंडर्ड जिम्नास्टिक या प्रिमिटिव जिम्नास्टिक, दुनिया भर के जिम्नास्टिक है, उसका आप अलग अलग क्लिक करें तो हजारों फोटो आ जाएगा ना। इस प्रकार इन्होंने 2000
जिम्नास्टिक एक्टिविटीज का स्केच बनाया था। स्केच जानते हैं ना, जो नॉर्मल शेडिंग करके जो चित्र उत्तर बनाते हैं, जब कोई पुलिस वाले स्केचिंग करता है ना, कि आपने जो देखा था क्रिमिनल को कैसा था, तो उसके जैसा सा बोलते हैं स्केच मास्टर बना देता है। इन्होंने 2000 एक्टिविटीज, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज का स्केच, इसने जालमर लिंग ने। और सबसे बड़ी बात कि स्कूलों में इन्होंने एजुकेशनल एक्सरसाइज को अनिवार्य कर दिया था। भैया शैक्षिक व्यायाम, तो शिक्षा भले है, पढ़ना लिखना भले, लेकिन व्यायाम वहाँ जरूरी है। जैसे आज हमारे यहाँ पीटी उटी सब होता है, शैक्षिक व्यायाम को अनिवार्य कर दिया था। और उनकी किताब ये थी, बड़ी बड़ी किताब है, इसलिए मैंने लिख दिया करिकुलम गाइड। एक करिकुलम गाइड है फॉर द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक के लिए करिकुलम गाइड। करिकुलम माने पता नहीं, कि हम लोग देते हैं सी, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बायोडाटा नहीं देते हैं, सी देते हैं, करिकुलम वीटे, पूरा अपना जितना क्रियाकलाप जिंदगी का है वही सब चीज़ है। करिकुलम गाइड माने एक गाइड के रूप में, एक क्रियाकलाप का गाइड है एलिमेंट्री, प्राथमिक और सेकेंडरी बच्चों के लिए। ठीक है, किताबें जालमर लिंग। और इनके बारे में कुछ है, हाँ, उन्होंने कई नए नए इक्विपमेंट का आविष्कार किया था जिम्नास्टिक का। ठीक है, छोटी चीजें। और सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स बाय एज लेवल पर अलग अलग एज का, जैसे 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, जितने जितने एज है उनके हिसाब से खेलों का वर्गीकरण किया, स्पोर्ट्स का वर्गीकरण किया। के लिए गर्ल्स के लिए किसने? जालमर लिंग ने। स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स बाय एज लेवल, उनके उम्र के आधार पर उनको बांटा कि ये उम्र वाले इसी लाइन में जा सकते, ज्यादा बेटर होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा। ठीक है, जालमर लिंग ये हमारे पर हेनरिक लिंग, जालमर लिंग में 2, प्रथम लिंग यार्ड, दूसरा लिंग यार्ड में हमारे एचबीपीएम ने भाग लिया, 1914 में बना। अंबादास वैद्य और अनंतनाथ वैद्य 2 लोगों ने बनाया था इसको दिल्ली। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डेनमार्क। दोस्तों अभी हमने देखा जर्मनी के जस्ट ऊपर डेनमार्क। 1814 के अधिनियम में था कि 7 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा वहां गजब का। सोचिए, 7 साल में वैसे भी बच्चे वहां एडमिशन लेते ही हैं, 7 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 ड्यूटीज हैं, माने हमारे मौलिक कर्तव्य। हम लोग जो ही पैदा होते हैं, संविधान ने हमको 6 मूल अधिकार दे दिया है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 11 मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया था अपने गुंडई वाले काल में, जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था 1976 में। 11 में दोस्तों 11वां क्या है पता है? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 है। 2002 में कहा गया कि हमारे यहाँ बच्चे अनिवार्य शिक्षा हो जाएगी प्राथमिक लेवल पर, बिल्कुल अनिवार्य, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 पास किया गया। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसमें कहा गया कि नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। सोचिए, जब हम लोग बचपन में थे तो पैसा देकर पढ़ते थे, किताबें अपनी होती थी, बैग अपना होता था, बुढ़िया बिस्तर बुढ़िया उड़िया लेके जाते थे, बिछा के बैठते थे। आज सारी किताब सरकार की, कपड़ा सरकार का, टाइल से बैठ रहे, पंखा लग रहा है, उसके बाद भी पढ़ने को कोई तैयार नहीं। ठीक है, तो यहाँ सेम 1814 से अधिनियम पारित किया गया डेनमार्क में। भैया यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा रहेगी। फिजिकल एजुकेशन को लाने का श्रेय इनको है, तो फ्रेंच नेशगाल को, फादर को बोलते हैं फ्रेंच नेशगाल। ठीक है, डेनमार्क में पितामह कहिए, पिता कहिए, जो भी कहिए, शारीरिक शिक्षा का फ्रेंच नेशगाल। बुक्स ये 2 है इनका, तो सिंपल बुक था इसलिए मैंने लिख दिया। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक का जो हैंडबुक है, मैनुअल ऑफ हैंडबुक एलिमेंट्री माने प्राथमिक के लिए बच्चों के लिए 1828 में आई, और जिम्नास्टिक और सेकेंडरी, देखिए जिम्नास्टिक एलिमेंट्री, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल 1834 में। बस मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक एलिमेंट्री और जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी, ये दोनों किसने लिखा? फ्रेंच नेशगाल ने लिखा दोस्तों। और डैनीरा जिम्नास्टिक, डैनीरा माने डैनिस, हम लोग डेनमार्क को डैनीरा, यहाँ पर डैनीरा जिम्नास्टिक प्रचलन था। एक सवाल आया हुआ है कि डैनीरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित था? इंग्लिश में डैनीरा हो जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। अगर डेनमार्क दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में रखिए कि इनके समय में या डेनमार्क में कौन सा जिम्नास्टिक चला था? डैनीरा जिम्नास्टिक।
ठीक है, द निंजा जिम्नास्टिक। ये किताब इनकी हो गई। मैनुअल माने एक हैंडबुक होता है, मैनुअल माने कैसे कैसे किया जाए, किसके लिए, एलिमेंट्री स्कूल के लिए और सेकेंडरी स्कूल के, प्राथमिक विद्यालय के लिए और सेकेंडरी के लिए। हाँ, इनसे सवाल आता है दोस्तों को। राइफल क्लब, राइफल क्लब 1861 कहीं मिलता है, कहीं 1854 है, बनाया गया था राइफल क्लब। ठीक है, और बनाया किसने था, ये मॉन्स्टर ने, कैप्टन मॉन्स्टर, मॉन्स्टर माने शैतान होता है, मॉन्स्टर माने एकदम शैतान, कैप्टन मॉन्स्टर द्वारा बनाया गया था ये 1864। ठीक है, का दो काम था। राइफल क्लब, जब वो मर गए, जब फ्रेंच नेशगाल जब गुजर गए, तब उसके बाद की ये घटना है। तो इन्होंने कहा कि शूटिंग में बहुत तेज तर्रार हो हमारे बच्चे, और मिलिट्री ड्रिल, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मिलिट्री वाले जब कोई मॉक ड्रिल करते हैं, पता चला कि उनको कहीं हमला करना है, पाकिस्तान में हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, और भी, तो अगर करना है तो उसी टाइप का मॉक ड्रिल, नकली ड्रिल करते हैं। तो ये इनका राइफल क्लब इसीलिए बनाया था, राइफल। ठीक है, राइफल के साथ बच्चों को ट्रेनिंग देना, शूटिंग और मॉक ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल। अब मिलिट्री ड्रिल माने अगर कहीं आतंकवादी हमला कर दे या किसी को बचाना हो तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसका नकली ड्रिल जो होता था, उसके लिए ये इन्होंने राइफल क्लब बनाया था। किसने, कैप्टन मॉन्स्टर ने बनाया था। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इन्होंने स्कूलों में के पाठ्यक्रम में सबसे पहले, अगर फिजिकल एजुकेशन, दोस्तों फिजिकल एजुकेशन अगर कोई लाया तो ये राइफल क्लब ने लाया। राइफल क्लब डेनमार्क में, हाँ, फिजिकल एजुकेशन, हाँ, ये फिजिकल एजुकेशन माने स्कूलों में पाठ्यक्रमों में एक फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य बना दिया जाए, उसको अच्छे ढंग से लागू किया जाए और बच्चों के शारीरिक मानसिक दोनों पर ध्यान दिया जाए। तो किसने काम किया था, राइफल क्लब ने और ये फॉक हाई स्कूल ने। देखते हैं फॉक हाई स्कूल क्या था। डैनिश इंस्टीट्यूट्स, ये 1864 में ये भी बना। डैनिश इंस्टीट्यूशंस माने डेनमार्क की संस्थाएं बनी थी। तो बाद में जो रीजनल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग, क्षेत्रीय लोगों में किस नाम से मशहूर हुआ, क्षेत्रीय लोगों में मशहूर हुआ ये फॉक हाई स्कूल। फॉक हाई स्कूल के बाद में बदल गया, ये बना था 1884 में, 1884 में। ठीक है, देखिए बना डेनिश इंस्टीट्यूशन, इसलिए फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकत को बढ़ावा देने के लिए बना डेनिश इंस्टीट्यूट। बाद में ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर आ गया, बड़ा भावकाली टाइप का हो गया। तो क्षेत्रीय लोग, रीजनल लोगों में, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने हाल हूं तो दिल्ली में बना, मुंबई में बना डेनिश इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जब गांव में आया, हमारे यहाँ त्रिलोचन महादेव में आया और जगह आया, तो उसको हम लोग बोलने लगे फॉक हाई स्कूल। फॉक माने लोकगीत, हम लोग बोलते हैं फॉक डांस, फॉक सॉन्ग्स, हमारे यहाँ लोकगीत, कजरी, ये सब है। तो फॉक माने क्षेत्रीय है, यानी लोगों द्वारा, लोगों में प्रचलित किस नाम से हो गया, फॉक हाई स्कूल नाम से हो गया। ठीक है, फॉक हाई स्कूल 1884, 20 साल बाद, 1864, 20 साल बाद ये हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने आर्मी में और स्कूलों में जिम्नास्टिक को अनिवार्य कर दिया। भैया जिम्नास्टिक करते हो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, तोड़ मरोड़ के आपका शरीर एकदम स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत, और सबसे बड़ी चीज लचक है, तो आप बूढ़े नहीं होंगे कभी। ठीक है, आर्मी में स्कूल में जिम्नास्टिक अनिवार्य कर दिया किसने, ये फ्रेंच नेस्गल ने, फ्रेंच नेस्गल ने। अब इनके बाद एक नील्स बक आते हैं, नील्स बक, देखिए नील्स बक फंडामेंटल जिम्नास्टिक। दोस्तों इन्होंने डेनिश जिम्नास्टिक को बहुत आगे बढ़ाया, डेनिश जिम्नास्टिक को या डेनिश इंस्टीट्यूशन को यानी फॉक हाई स्कूल को और आगे बढ़ाया, क्योंकि उसका काम ही था शारीरिक शिक्षा और जिम्नास्टिक पर ज्यादा ध्यान देना। कहने के लिए राइफल क्लब था, राइफल क्लब ने शूटिंग और उसमें ध्यान दिया, क्या नाम है, मिलिट्री ड्रिल में, शूटिंग और मिलिट्री ड्रिल में। और इन्होंने डेनिश इंस्टीट्यूशन जो बना था, जिसको हम लोग फॉक हाई स्कूल जानते थे, इन्होंने काफी आगे बढ़ाया। और बाद में दो प्रकार के नए जिम्नास्टिक इन्होंने याद किया, क्या, फंडामेंटल जिम्नास्टिक्स और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव दोस्तों, प्रिमिटिव माने बड़े आदिम, प्राचीन काल, जो हमारे आदि मानव वाले थे। आदि मानव माने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो लटकते थे, कूदते थे, फादते थे, कहीं शेरों से बचने के लिए, कहीं जंगली जानवरों और खूंखार किसी भी चीज से बचने के लिए भागते इधर उधर करते थे। तो उनका जो नेचुरल था, प्रिमिटिव था, जो उस जमाने में था, जिम्नास्टिक का सिस्टम बंदरों वाले स्टाइल में जैसे भी था, टाइप का जिम्नास्टिक, रिदमिकल जिम्नास्टिक,
यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने आदि मानव, आदि काल का, रिदमिकल माने डांस वांस करते समय वो जिम्नास्टिक, और फंडामेंटल जिम्नास्टिक में होता है दोस्तों, लोग जैसे बोलते हैं हैंड स्टैंड है, ठीक है, माने हाथ के बल खड़ा होना, बैलेंस करना, फंडामेंटल नॉर्मल मौलिक जिम्नास्टिक, जो मूल जिम्नास्टिक हमारा होता है, सबसे ज्यादा उसमें मेन होता है बैलेंस करना। अब हाथ पर अगर खड़े होकर पैर ऊपर है, वो भी एक बैलेंस के ऊपर है, नहीं तो आप गिर जाओगे तुरंत, ठीक है। और डेनिस स्पोर्ट्स फेडरेशन इन्होंने बनाया 1896 में, जिस साल हमारा ओलंपिक शुरू हुआ था, और प्ले ग्राउंड एसोसिएशन 1891 में। कभी कभी सवाल आया इसलिए इसको लिखा दिया। नील्स बक, नील्स बक कहाँ से? डेनमार्क से है। फंडामेंटल जिम्नास्टिक और प्रिमिटिव रिदमिकल जिम्नास्टिक उन्होंने आगे बढ़ाया, और डेनिस इंस्टीट्यूशंस यानी जो फाक हाई स्कूल था उसको भी खूब आगे बढ़ाया, ठीक है। ये संस्था डेनिस स्पोर्ट फेडरेशन 1896, हमारा पहला राष्ट्रगीत भी गाया गया था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, और 1891 में प्ले ग्राउंड एसोसिएशन, ग्राउंड एसोसिएशन बना कहाँ पर? डेनमार्क में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो था, ये पांचों देश में समाप्त हुआ। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर जब रहेगा तो आप लोग अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे, सैकड़ों हजारों क्वेश्चन कहीं से उलट पुलट के बनाए आ जाएगा, अदरवाइज आपको सैकड़ों क्वेश्चन रटना पड़ेगा वो किसी काम का, ठीक है। जैसा लगे जरूर बताइएगा, कमेंट आप लोग जल्दी करते नहीं हो, लेकिन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।